Hello everyone. So last class we have started with the topic that is a SEBI issue and listing of non-convertible securities regulations 2021 एंड उस रेगुलेशंस के बारे में मैंने बताया था कि साहब वो क्या रेगुलेशंस हैं, उसका क्या इफेक्ट आया ऑन द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेट कंटेंट इन दिस रेगुलेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस न्यू रेगुलेशंस, वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इस टॉपिक में हमने दो सेट ऑफ प्रोविजंस पढ़ लिए थे। फर्स्ट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रोविजंस इस लॉ में दे रखे हैं, और साथ में ये फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन हमने ये भी पढ़ा था, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। दैट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन, पूरा ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटी का मतलब आपने पढ़ा था नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज हैविंग द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड एंड दैट एग्जांपल डिवेंचर बॉन्ड्स ऑल दैट। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस, इसका भी पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। फिर यही सेम प्रोविजन उस पर भी उपलब्ध है अगर आप कोई नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं या लिस्टिंग। यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें या पब्लिक इशू की बात करें। अच्छा, या नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी टर्म यूज हो रखा है, बट बेसिकली इट मीन्स प्राइमरली इट मीन्स द टू थिंग्स, दैट इज द वही डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर इफेक्टिवली देखें, जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन हमने पढ़ा था दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ, यहाँ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी लिखा, बट बेसिकली यहाँ पर मतलब इसका क्या है, डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल। इसका था डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक इशू के प्रोविजन and the listing thereof and private placement and listing thereof. It means debt security and non-convertible redeemable preference शेयर का आप पब्लिक इशू करा के लिस्टिंग कराना चाहते हैं या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लिस्टिंग कराना चाहते हैं, जहां लिस्टिंग ऑप्शन बताकर आप कराना चाहते हैं लिस्टिंग, तभी ये लॉ लगेगा। अगर आप खाली प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग, तभी ये लॉ नहीं लगेगा, ओनली कंपनीज एक्ट विल अप्लाई। तो ऐसे केस में फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन मतलब डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, चाहे वो पब्लिक इशू करा के आप लिस्टिंग कराएं जिसमें मैंडेटरी लिस्टिंग होती है, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद अगर लिस्टिंग कराने में इंटरेस्टेड है, तो दोनों ही केस में फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन लगेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेड, चाहे उसका पब्लिक इशू हो चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट एंड देन लिस्टिंग। सेकेंड सेट ऑफ प्रोविजन तो हमने पढ़ा था, दैट वाज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज and non-convertible redeemable preference shares. That was in the context only this. यहाँ ये वाले provision private placement and listing of debt security and non-convertible redeemable preference share context में apply नहीं होते। ये सिर्फ किसके लिए, provisions are applicable only in the case of public issue and then listing of what, debt securities and non-convertible redeemable। तो ये first set of provision किसके लिए थे, सेकेंड सेट ऑफ प्रोविजन किसके लिए, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, इसी कंटिन्यूटी में हम आगे चलेंगे। नाउ कमिंग टू द, ये दोनों फर्स्ट सेट एंड सेकेंड सेट ऑफ प्रोविजन किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने थोड़ा बता दिया, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। नाउ आई मूव ऑन टू थर्ड सेट ऑफ प्रोविजन। द additional provisions applicable to public issue
एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। अब देखो यहां पे सिर्फ डेट सिक्योरिटी बोल रहे हैं, यहां नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहे। एडिशनल बोल रहे हैं कि ऑलरेडी फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट ये दोनों लग ही रहा था। डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग, तो फर्स्ट सेट भी लग रहा था, सेकंड सेट भी लग रहा था। अब इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजन है, इसलिए नाम है एडिशनल प्रोविजन। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग किसका? ऑफ डेट सिक्योरिटी। किसका? सिर्फ डेट। हम यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्रोविजन बताने जा रहा हूं दैट इज एडिशनल प्रोविजन एप्लीकेबल टू पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर? नाउ क्या प्रोविजन है? पहला देखिए, रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटीज। रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटीज, रेगुलेशन नंबर 39। रोल ओवर का मतलब आम भाषा में बोलते हैं रिन्यूअल। अब रिन्यूअल क्या मतलब मैं समझाता हूं। अच्छा, मान लीजिए एक इश्यूअर एक्स लिमिटेड, हम यहां खाली डेट सिक्योरिटी की बात करें। डेट सिक्योरिटी में नॉन कन्वर्ट, जैसे मान लिया इसने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं एंड नाउ दे हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। जितने भी साल के 8 साल 10 साल 5 साल जो भी है वो टाइम पूरा हो गया, नाउ दे कैन ड्यू फॉर रिडम्पशन। तो नॉर्मल कोर्स में नॉन कन्वर्टेबल है, उसके बदले में शेयर तो इशू नहीं कर सकते, तो रिडीम ही करना, पैसा देना पड़ेगा, तो दे हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि रिडम्पशन ना हो के इसको हम रिन्यू कर दें, मतलब कि आगे एक्सटेंड कर दें, पैसा नहीं मिलेगा, मतलब कैश आउटफ्लो नहीं होगा। अच्छा, मैं ऐसे एक कंसेप्ट बताता हूं। जैसे आप किसी, अच्छा यहां पे कह सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिन्होंने ले रखे हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्या वो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, एंड कंपनी इज द बोरोवर, ईश्वर इज द बोरोवर। अच्छा, सिमिलर एक कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं, तो आपने एफडी कराई, तो आप क्या हैं? क्रेडिटर हैं, आप लेंडर हैं, अब बैंक क्या? बोरोवर है। अच्छा, जब एफडी बिकम मेच्योरिटी जब हो जाती है एफडी की, एंड क्या नॉर्मल कोर्स में बैंक आपको मेच्योरिटी का पैसा देगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ये सुनो, अच्छा लोग क्या री एफडी करा लेते हैं। अच्छा, री एफडी में क्या बैंक का कैश आउटफ्लो हुआ? नहीं, आपका बेसिकली वही एफडी जो मेच्योर, जैसे मान लिया आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी फॉर 5 ईयर्स, मान ली 1 साल के बाद वो अमाउंट 1,40,000 रुपए हो गया, तो आपने अगर मान लिया एक तो तरीका 1,40,000 रुपए बैंक आपको पे करते बात खत्म होगी। एक दूसरा तरीका है कि साहब 1,40,000 की आपका जो अमाउंट बना, जो आपको मिलना था एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, आपने उसकी री एफडी करा दी, तो अब नई एफडी 1,40,000 की बन गई। क्या नई एफडी? लेकिन क्या बैंक अपनी मन से री एफडी कर सकता है या ओनली विथ योर परमिशन? आप बैंक को या तो खुद बोलेंगे या बैंक आपसे पूछेगा क्या इसकी री एफडी करते हैं, और आप हाँ बोल देंगे तभी करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका राइट बन गया कि बैंक आपको पैसा दे दे। उसी तरीके से जैसे आप डिपॉजिटर बैंक में, उसी तरीके से यहाँ पे ये क्रेडिटर है, और जैसे बैंक वहां पे कंपनी बैंक जैसे बोरो, यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है। एंड व्हेन द नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी दे हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, इट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। When it has become due for redemption, it means that normal course में तो कंपनी को रिडीम करके पैसा दे देना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी रोल ओवर करना चाहती है, जैसे बैंक अगर रिन्यू करना था एफडी को, कर सकते हैं बैंक, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्या उससे जो लेंडर है क्या उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? यस, उसी तरीके से द रोल ओवर मीन्स रिन्यूअल। तो कंपनी नहीं चाहती कि साहब कैश आउटफ्लो, तो कंपनी कैन मेक अ प्रपोजल है, मैंडेटरी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाला बोलेगा तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा। कंपनी एक प्रपोजल बना सकती है, ऑफर दे सकते हैं कि बाद प्रपोजल ऑफर ऑफ रोल ओवर दैट इज रिन्यूअल, कि आपका पैसा, आपका जो डेट सिक्योरिटी पैसा लगा रोल ओवर हो जाएगा आगे के पीरियड के लिए, ठीक है। एक प्रपोजल बनाते हैं, ऑफर कंपनी से प्रपोजल, इट्स नॉट बाइंडिंग। अच्छा, ये प्रपोजल ऑफर कंपनी ने बनाया, कंपनी किसको ऑफर दे रही है? डेट सिक्योरिटी होल्डर ऑफ डेट सिक्योरिटी। तो क्या उनकी परमिशन चाहिए? यस। तो इन डेट सिक्योरिटी होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें प्रपोजल रखा जाएगा, उनसे अप्रूवल मांगी जाएगी। इस मीटिंग का नोटिस हो जाएगा मीटिंग से कम 15 दिन पहले, 15 डेज नोटिस बिफोर द मीटिंग, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अब इस मीटिंग में और नोटिस हो जाएगा, नोटिस के अंदर सारी डिटेल होगी कि क्यों कंपनी इसको रोल ओवर करना चाहती है, व्हाट इज द रैशनल, ऑल द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग दैट। एंड साथ में आपने अपने डेट सिक्योरिटी कंपनी ने कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग कराई है, और जो मैक्सिमम 6 महीने पुरानी हो सकती है फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन।
मतलब जिस दिन ड्यू रिडम्पशन की ड्यू डेट है उससे 6 महीने पुराने, उससे पुरानी नहीं चाहिए। उसका रीजन है, लॉजिक में समझाता हूँ। मान लिया कंपनी ने 8 ईयर्स रिडीमेबल डिवेंचर इशू किए, 8 ईयर्स नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल डिवेंचर इशू किए, ठीक है। 8 साल के बाद इट हैज बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। अच्छा 8 सालों में मान ली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बिगड़ गई। शुरू में आपको 8 साल पहले जब उसने फंड रेज किए थे बाय इशूइंग द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, उस समय कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड थी। लेकिन जब इन 8 साल बीतने के बाद, जब 8 साल बीतने वाले हैं एंड कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बिगड़ गई बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, अब कंपनी के हालात ऐसे हैं इस आप हो सकता है कंपनी में कोई लेंडिंग नहीं करना चाहे और आप रिन्यू रोल ओवर करके क्या फ्रेश रिन्यूअल, फ्रेश बोरिंग कर रहे हैं, देखा फ्रेश बोरिंग, तो क्या उस केस में जो लेंडर से क्रेडिट उनको आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बारे में पता लगना चाहिए। इसलिए लॉ बोलता है कि साहब इस नोटिस के अंदर सारा डिटेल्स होगा, डिस्क्लोजर होगा रिगार्डिंग द रैशनल व्हाई कंपनी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द रोल ओवर, क्यों रिन्यू, क्यों कंपनी पे नहीं करने में इंटरेस्टेड है, और साथ में क्रेडिट रेटिंग भी आपके जो डेट सिक्योरिटी का रोल ओवर करना है उसकी क्रेडिट रेटिंग, और जो मैक्सिमम 6 महीने, ये नहीं कि आज आपको रोल मान लेट्स से दिस इज ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन, यही रोल ओवर होगा, तो आपने पता इसे 4 साल पहले की क्रेडिट रेटिंग दिखा रहे, नो, फिर उस समय फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और अभी बहुत फर्क आ गया, तो बोला इस समय या इससे मैक्सिमम 6 महीने पुरानी तक की क्रेडिट रेटिंग, इससे पहले पीरियड की क्रेडिट रेटिंग चाहिए, वो भी लेके वो भी आपको नोटिस ऑफ द मीटिंग के अंदर डिस्क्लोज होना चाहिए कि साहब ये हमने रेटिंग ली इस एजेंसी से और हमें ये रेटिंग मिली है। क्या इससे आपको क्या क्रेडिटर्स को ये डिसाइड करने में मीटिंग में क्या हेल्प मिलेगी टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के समय इस रोल ओवर के लिए परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। नाउ अब ये मीटिंग जब होगी प्रपोजल रखा जाएगा कि साहब आप रोल ओवर की परमिशन दे दीजिए, आपने खाली प्रपोजल, नाउ दैट प्रपोजल दैट ऑफर क्या उसका एक प्रपोज एक रेजोल्यूशन होगा, दैट रेजोल्यूशन शुड बी, अगर मीटिंग में जो क्रेडिटर्स है डेट सिक्योरिटी होल्डर, इफ इट इज अप्रूव बाय नंबर वाइज मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% एंड दोनों कंडीशन वैल्यू वाइज 3/4, अगर दोनों एंड लिखा दोनों कंडीशन फुलफिल, इतनी सब मेजोरिटी से वो रेजोल्यूशन पर, क्या रेजोल्यूशन के साथ रोल ओवर या परमिशन दे दी जाए, अगर इतनी मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है नंबर वाइज मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% एंड वैल्यू वाइज 3/4, इट मींस दैट कंपनी ने प्रपोजल बनाया था रोल ओवर का, किसको ऑफर दिया, डेट सिक्योरिटी होल्डर को, उन्होंने इतनी मेजोरिटी से अप्रूव कर दिया, नंबर वाइज मोर देन 50% वैल्यू वाइज 3/4, इट नाउ कंपनी कैन डू द रोल ओवर। इसे रोल ओवर करने का प्रपोजल बना सकते हैं आप, उसके लिए उनकी मीटिंग, उनकी अप्रूवल लीजिए, उसके लिए मीटिंग बुलाइए, उसका नोटिस भेजिए कम से कम 15 दिन पहले, सारे डिस्क्लोजर करेंगे उस नोटिस के अंदर कि क्या कारण है, क्या लॉजिक है, क्यों आप, साथ में क्रेडिट रेटिंग जो मैक्सिमम 6 महीने पुरानी हो सकती है फ्रॉम प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, एंड मीटिंग में रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय हाउ मच मेजोरिटी, नंबर वाइज मोर देन 50%, वैल्यू वाइज 3/4, बोथ द कंडीशन, देन विल से दैट कि साहब जो डेट सिक्योरिटी होल्डर उन्होंने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड दे आर इंटरेस्टेड इन द रोल ओवर जो कंपनी करना चाहती है, एंड वो रोल एक इसमें एक बात और नोट करने वाली, मान लिया लेट्स से कंपनी के 1 लाख नंबर वाइज डेट सिक्योरिटी होल्डर है जिन्होंने 500 करोड़ का फंड दे रखा है, अमाउंट कितना 500 करोड़ का, नंबर ये, वैल्यू ये, अभी हमने पढ़ा सर कितनी मेजोरिटी, नंबर वाइज मोर देन 50% मेजोरिटी, मान लीजिए इस 1 लाख में से 60,000 ने 60,000 ने हाँ बोल दिया, इसका तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और 500 करोड़ की वैल्यू की जो उन्होंने दे रखा है इसका 3/4 कितना 375 करोड़, मान लिया 400 करोड़ के जिनके पास डेट है, ये 60,000 जो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग द डेट सिक्योरिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ 400 करोड़, क्या दोनों कंडीशन फुलफिल गई, 500 का 3/4 दैट इज 375 करोड़, 400 करोड़ उससे ज्यादा ही है, ऐसे ही मान लिया 1 लाख का मोर देन 50%, मोर देन 50,000 60,000, मान लिया 60,000 सिक्योरिटी होल्डर डेट सिक्योरिटी होल्डर हाँ बोल रहे हैं, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड होल्डिंग 400 वैल्यू ऑफ 400 करोड़ डेट अमाउंट, क्या दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, तो आप कंपनी कैन डू द रोल ओवर। लेकिन बात होल्ड ऑन, एक बात ध्यान सुनिएगा, इसमें 40,000 नंबर वाइज ऐसे डेट सिक्योरिटी होल्डर है जिन्होंने हाँ नहीं बोला, अच्छा हाँ नहीं बोला इसका तो या तो ना बोला है कि साहब हम इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हैं, या न्यूट्रल ना हाँ बोला ना, वो सब इसमें आ जाएंगे, जिन्होंने हाँ नहीं, जिन्होंने पॉजिटिव कंसेंट नहीं दिए, इसका पॉजिटिव कंसेंट क्यों दिए 60,000, तो जिन्होंने निगेटिव कंसेंट दिए वो भी आ जाएंगे, और जिन्होंने न्यूट्रल वो भी आ जाएंगे, जिन्होंने पॉजिटिव नहीं दिए, तो इसका तो कितने 40,000, क्या 40,000 हो गए, और उनके अमाउंट कितना है 100 करोड़, 400 करोड़, तो हाँ 60,000 के बाद 400 करोड़ का है, इसके बाद बाकी 40,000 का कितना 100 करोड़, ये 100 करोड़ 40,000 जो डेट सिक्योरिटी उनका आपको रिडीम ही करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने हाँ नहीं बोला, इसका तो अब रोल ओवर कर सकते हैं अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, लेकिन इस रेजोल्यूशन पास होने का मतलब सारे डेट सिक्योरिटी होल्डर का रोल ओवर नहीं करेंगे,
जिन्होंने पॉजिटिव कंसेंट दी है 60,000 इन दिस एग्जांपल होल्डिंग 400 करोड़, इसका रोल ओवर कर दीजिए। लेकिन बाकी जो हैं, जो निगेटिव में, जो अगेंस्ट इस रेजोल्यूशन के या जो न्यूट्रल थे, उन सब का आपको क्या रिडम्पशन ही करना पड़ेगा। इन दिस एग्जांपल 40,000 जो डेट सिक्योरिटी होल्डर हैं होल्डिंग 100 करोड़ डेट अमाउंट, उनको आपको रिडीम ही करना पड़ेगा, उनको रिडीम ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड दैट इज, तो ये मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर समझा दिया गया। यही सारे प्रोविजन आपको दे रखे हैं रोल ओवर ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन नंबर 39। नेक्स्ट इज दैट इज ड्यू डिलिजेंस बाय डिवेंचर ट्रस्टी, बहुत जनरल सा है। एक तो लीड मर्चेंट बैंक का ड्यू डिलिजेंस करता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एंड यहाँ पे एक डिवेंचर ट्रस्टी को हम डेट सिक्योरिटी की बात करते हो, डिवेंचर ट्रस्टी होगा, डिवेंचर ट्रस्टी भी एक ड्यू डिलिजेंस करेगा एंड जो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बनेगा एज पर द फॉर्मेट गिवन द शेड्यूल 4 ऑफ दिस रेगुलेशन। ठीक है, ये डिवेंचर ट्रस्टी शैल at the time of filing the draft offer document with the stock exchange and prior to the opening of public, इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को फाइल होता है, हमने पढ़ा था, उसके बाद और ओपनिंग ऑफ इश्यू से पहले वो एक ड्यू डिलिजेंस करके एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा किसको, टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी, फर्निश टू सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 ऑफ द। इसका मतलब क्या है, आफ्टर द फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, साथ में वो ड्यू एंड बिफोर द ओपनिंग ऑफ इशू, वो साथ में एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा टू द सेबी एज वेल स्टॉक एक्सचेंज कि भाई मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कंपनी फुल्ली प्रिपेयर्ड है टू कम आउट विद द पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, एंड उसका फॉर्मेट का और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट शेड्यूल 4, क्या शेड्यूल 4 ऑफ दीज रेगुलेशन। नेक्स्ट प्रोविजन देखिए, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस and trench prospectus। फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रेंच प्रोस्पेक्टस, देखिए क्या चीज, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। आपने कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन नंबर 41, आपने कंपनीज एक्ट में कंसेप्ट सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ा है कि साहब अगर एक कंपनी मल्टीपल सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू लाना चाहती है विद इन 1 ईयर, तो बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने के बजाय आप एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस बना लीजिए, उसके अंदर उन सारी सिक्योरिटीज जिसका पब्लिक इशू आप लाना चाहते हैं विद इन 1 ईयर उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, और आप शुरू में सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेबी को आरओसी को फाइल कीजिए, और उसके बाद आप उसी सेल्फ प्रोस्पेक्टस बेसिस पे मल्टीपल इशू का सिक्योरिटी पब्लिक इशू ला सकते हैं विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। और बीच बीच में आपको याद होगा जब आपने एक का लिया है अगले का लाएंगे तो पहले दोनों के बीच में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो वही इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को यहाँ पे एक नाम दीजिए ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। एक्चुअली सेम चीज है ट्रेंच प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी लॉ में इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम नाम दिया है, इसका नाम यहाँ पे क्या है, ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। याद होगा जब आप सेक्शन 31 ऑफ कंपनी के सेल्फ प्रोस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, साथ में उसमें एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंसेप्ट आता है कि बिटवीन द फर्स्ट इशू एंड सब्सिक्वेंट इशू, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो चेंजेज आए उसका एक डॉक्यूमेंट बना के आरओसी को फाइल करना है, सेकंड और थर्ड के बीच में चेंजेज आए उसका एक दैट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस कॉल्ड इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। यहाँ पे उसकी जगह ट्रेंच, सेम कंसेप्ट है, एंड उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को इस रेगुलेशन में क्या नाम दिया, ट्रेंच। ट्रेंच मतलब एक छोटा पोर्शन, उसका प्रोस्पेक्टस का छोटा पोर्शन, ठीक है, जिसमें खाली चेंजेस की इन्फॉर्मेशन है बिटवीन द टू इशू ऑफ सिक्योरिटी, टू सब्सिक्वेंट टू कंसेक्यूटिव इशू ऑफ सिक्योरिटी। नाउ तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पहले दे रखा है। अच्छा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट सभी के कंसेप्ट रेलिवेंट नहीं है, जो फ्रीक्वेंट पब्लिक इशू लाते हैं। मैंने उसमें एक चीज बताया, फ्रीक्वेंट पब्लिक इशू कौन आते हैं, मान लीजिए एक इशूअर है, उसका अगर आउटफ्लो ऑफ फंड बहुत हेवी है, इन ऑर्डर टू मीट दैट आउटफ्लो फंड, क्या उसको पैरेलल रेगुलर इनफ्लो भी चाहिए। अच्छा, इनफ्लो ऑफ फंड के लिए क्या वो फ्रीक्वेंट पब्लिक इशू ला सकते हैं। जैसे मान लिया किसी का बिजनेस ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का, जैसे बैंक्स होते हैं, क्या उनका रेगुलर आउटफ्लो फंड बहुत हेवी है कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या उनको इनफ्लो भी रेगुलर चाहिए। इनफ्लो करने के लिए बार बार पब्लिक इशू लाते हैं, तो बार बार पब्लिक इशू के लिए मल्टीपल पब्लिक हो सकता है विद इन 1 ईयर, तो क्या वहां पे सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट रेलेवेंट हो सकता है। और जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट आएगा साथ में इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंसेप्ट आएगा, बट यहाँ पे उसी चीज को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को एक नाम दे दिया ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। तो कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया, मैं पूरा पढ़ देता हूं, देखिए आपको। फॉलोइंग इश्यूअर्स रेगुलेशन 41 में फाइल अलाउ कर रखा है सेल, अगर आपको जरूरत है, मैंडेटरी नहीं कि आप जरूरत है, मे फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन, वही सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर पब्लिक इशुएंस ऑफ द डेट सिक्योरिटी। ठीक है, इन डेट सिक्योरिटी का पब्लिक ये कर सकते हैं, किसी डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू। कौन कौन से इशूअर देखिए, पब्लिक फाइनेंस बताया ना, पब्लिक फाइनेंस इशू इनका काम कोई हाई फाइनेंस आउटफ्लो फंड होता है। शेड्यूल बैंक, इशूअर्स ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू मेक पब्लिक इशू ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड्स
विथ रेस्पेक्ट टू सच टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशुएंस। जैसे मान लीजिए कोई इशूअर है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अलाउ कर रखा है कि आप टैक्स फ्री बॉन्ड का पब्लिक इशू ला सकते हैं, तो अगर ऐसी इशूअर जिसको सीबीडीटी ने अलाउ कर रखा है, तो वो अगर ऐसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स का पब्लिक इशू लाते हैं तो वो भी आप चाहें तो, क्योंकि बार बार लाते रहते हैं एंड जिससे कि इन्वेस्टर को मौका लगे टू इन्वेस्ट इनटू टैक्स फ्री बॉन्ड, तो बार बार लाते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, मे बी नंबर ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर, एंड दैट्स व्हाई उनके वो भी अलाउड है कि आप सेल्फ प्रोस्पेक्ट कंसेप्ट का रेलेवेंस ही उसी के लिए जो मल्टीपल पब्लिक इशू लाए विद इन 1 ईयर, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी होती है इसकी। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब ऐसी एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आपको सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड, एनबीएफसी नाम ही फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसको? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी डेट के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म इक्विटी। तो हम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, आप जानते हैं एनबीएफसी में बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसी एनबीएफसी विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट, मतलब विच इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंस only to the infrastructure sector, that too in the form of debt, and all the NBFC are regulated by RBI, you know that। Listed entity complying with certain prescribed condition, हर listed company नहीं, certain जिसको कुछ lot of conditions are given in this regulation, उसको fulfill करेंगे तब आपको भी allowed होगा। Now ये तो है कि किन किन तरह के issuers को allowed है to they if they want they may issue the self prospectus, अगर उनको लगता है इसकी जरूरत है, माने उनके लिए मैंडेटरी है कि कुछ सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना ही है, मतलब इनको अलाउ कर रखा है कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते कंसेप्ट का। द सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल कंटेन द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। 1, डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ दिस रेगुलेशंस। शेड्यूल 1 में पूरे डिटेल्स दे रखे क्या क्या चीज आपके सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस वही ऑफर डॉक्यूमेंट, सेल्फ प्रोस्पेक्टस भी तो प्रोस्पेक्टस विद ऑफर डॉक्यूमेंट ही है। डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल एंड एडिशनल डिस्क्लोजर एज बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर इस लॉ में, रेगुलेशन में, शेड्यूल 1 में, एंड इसके अलावा सेबी अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर की बात करता है। अब देखिए आप, ये तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस बात, अब आगे ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। द इश्यूअर हु हैज फाइल्ड द सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल फाइल a copy of the trench prospectus, that is information memorandum, with the stock exchange and SEBI immediately after at the filing of with ROC। जब आप ROC को information memorandum फाइल करते हैं, उसी को हम ट्रेंच प्रोस्पेक्टस बोल रहे हैं, एंड उसी समय आप ROC के साथ साथ SEBI और स्टॉक एक्सचेंज को भी फाइल करेंगे। और उस ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में होगा क्या, बता था, अगर आप सेकंड पब्लिक इशू ला रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो पहले के समय आपने जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, उसके बाद और सेकंड के बीच में जो चेंजेज आए उसकी डिटेल्स आपको होंगी इन द ट्रेंच प्रोस्पेक्टस, दैट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर आपने सेकंड के समय जो ट्रेंच प्रोस्पेक्टस फाइल किया था, फिर थर्ड लाएंगे विद इन द वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर। तो सेकंड के समय जो ट्रेंच प्रोस्पेक्टस फाइल किया था और थर्ड आप ला रहे हैं, उसके भी ट्रेंच प्रोस्पेक्टस जो पिछला फाइल किया था अगला ला रहे हैं, उसमें जितने चेंजेज आए उसकी डिटेल आगे अगले ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में जाएगी जो थर्ड पब्लिक इशू के समय। देखिए क्या लिखा, द ट्रेंच प्रोस्पेक्टस बेसिकली इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द इशू एंड मटेरियल चेंजेस इफ एनी इन द, जैसे मान लिया ये पहला पब्लिक इशू है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 4 पब्लिक इशू विद इन 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये जब आपने लाए इस समय सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, जब दूसरा लाएंगे तो दूसरा जिस डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू ला रहे हैं उसकी डिटेल्स आएगी ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में, और जब सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल किया था उसके बाद जो मटेरियल चेंज है वो इन्फॉर्मेशन आएगी। ऐसे आप तीसरा पब्लिक इशू लाएंगे ऑफ डेट सिक्योरिटी तो उस पब्लिक इशू की डिटेल्स आएगी ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। आपको सेल्फ प्रोस्पेक्टस बार बार फाइल नहीं करना, और इस समय जो ट्रेंच प्रोस्पेक्टस फाइल किया था टाइम ऑफ सेकेंड, और उसके बाद अभी तक जो मटेरियल चेंजेस आए उसकी इन्फॉर्मेशन इस ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में आएगी। इस तरीके से देखिए, द ट्रेंच प्रोस्पेक्टस विल कंटेन द डिटेल्स ऑफ द इशू। जैसे सेकंड का आप ला रहे हैं तो सेकंड पब्लिक इशू डिटेल आएगी, थर्ड का ला रहे हैं तो थर्ड के पब्लिक, एंड मटेरियल चेंजेस इफ एनी, अगर चेंजेस हैं इन द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द सेल्फ प्रोस्पेक्टस। देखिए अगर सेकंड का ला रहे हैं तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए हैं वो चेंजेस भी आपको इस ट्रेंच प्रोस्पेक्टस में आएंगे, और द अर्लियर ट्रेंच प्रोस्पेक्टस। अब देखिए अगर थर्ड ला रहे हैं तो सेकंड के समय जो ट्रेंच प्रोस्पेक्टस फाइल किया था उसके बाद जो मटेरियल चेंजेस आए क्या उसकी इन्फॉर्मेशन थर्ड के समय जो ट्रेंच प्रोस्पेक्टस आप तीनों अथॉरिटी को फाइल करेंगे, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी, वो देंगे। एंड मैंने कंसेप्ट पहले समझा एज एप्लीकेबल, इसका मतलब ये सेकंड के समय सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बाद जो मटेरियल चेंजेस आए, थर्ड के समय जो सेकंड के समय ट्रेंच प्रोस्पेक्टस फाइल किया था उसके बाद जो चेंजेस आए वो इन्फॉर्मेशन आप थर्ड के समय जो ट्रेंच उसमें देंगे। और यहाँ लिखा ना मटेरियल इन्फॉर्मेशन, तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, मटेरियल वर्ड का मतलब क्या है, हर वो इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड इन टेकिंग द वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। देख लिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन मटेरियल मीन्स एनीथिंग विच इज लाइकली टू इम्पैक्ट एन इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड इन्वेस्ट डिसीजन। मतलब हर वो चीज, हर वो इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर के वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने को इम्पैक्ट कर सकती है, उसके भाई बेरिंग डाल सकती है, विच में इम्पैक्ट, विच में हैव अ बेरिंग ऑन द investor decision whether to invest or not,
ऑल सच इन्फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, एंड उसके बेसिस पे आप ये ट्रांस प्रोस्पेक्टस में वो सारी चीजें डालेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर सिक्योर डेट सिक्योरिटीज. Creation of security for secured debt securities. Regulation 43. Let's say there's a issuer X Limited and it has issued the secured debt securities. अब सिक्योर्ड भी इशू कर सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकते हैं. पढ़ा था डेट सिक्योरिटी में दोनों आ सकते हैं, सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड भी. अच्छा, जब आपने सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी इशू की है तो क्या सिक्योरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी? तो रेगुलेशन 43 बोला सिक्योरिटी ये इशूअर अपनी प्रॉपर्टी पे या अपनी होल्डिंग कंपनी की प्रॉपर्टी पे या अपनी सब्सिडरी कंपनी की प्रॉपर्टी पे या अपनी एसोसिएट कंपनी, इनमें से अपनी इशूअर, होल्डिंग कंपनी, अपनी एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनमें से किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी पे आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं इन फेवर ऑफ द डेट सिक्योरिटी होल्डर. दैट प्रॉपर्टीज फॉर सिक्योरिटी क्रिएट करें, दैट में बी टेंजिबल, दैट में बी इनटेंजिबल. टेंजिबल में इट में बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट में बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सारी पॉसिबिलिटी है. किसकी प्रॉपर्टी? खुद की प्रॉपर्टी का मतलब क्या क्या है? सारी चीजें आपकी होल्डिंग कंपनी की प्रॉपर्टी, आपकी सब्सिडी कंपनी प्रॉपर्टी, आपकी एसोसिएट कंपनी प्रॉपर्टी, किसी पे भी आप सिक्योरिटी क्रिएट करें इन फेवर ऑफ द डेट सिक्योरिटी होल्डर. फिर ये बोला जो सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे वो 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी होना चाहिए. मतलब जितना आपने बोरिंग किया है और जिस प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बोरिंग के अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके बराबर है बोरिंग के या उससे ज्यादा ही होनी चाहिए. फिर ये बोल रहा है कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है वो प्रॉपर्टी अनइनकम्बर्ड होनी चाहिए, मतलब पहले से किसी के फेवर में उसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज या सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी अनइनकम्बर्ड. लेकिन अगर पहले से किसी के फेवर में इनकम्बरेंसेस है उसी प्रॉपर्टी पे जिसपे आप अब डेट सिक्योरिटी होल्डर के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो जिसके फेवर में पहले से है उनकी कंसेंट लेके ही आप डेट सिक्योरिटी होल्डर के फेवर में सेम प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट करेंगे. ऑब्वियसली बात है, ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं एंड ये सारी चीजें लिखी हुई है. वैसे ही सब हमें पहले से पता है कि साहब क्या इसका मतलब क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज करें, पब्लिक इशू ला रहे हैं, उसकी लिस्टिंग करा रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे किस प्रॉपर्टी पे, कौन सी प्रॉपर्टी में भी टेंजिबल, इनटेंजिबल, टेंजिबल में भी मूवेबल और इमूवेबल, किसकी प्रॉपर्टी, अपनी खुद की होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी या एसोसिएट. प्रॉपर्टी का मतलब इसमें किसी भी चीज हो सकता है. सिक्योरिटी शुड बी 100% सिक्योरिटी कवर, मतलब एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए. एंड दूसरा ये ध्यान रखना है कि साहब जिस प्रॉपर्टी पे आप सिक्योरिटी क्रिएट करें वो अनइनकम्बर्ड, मतलब पहले से उस प्रॉपर्टी पे किसी के फेवर में चार्ज नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर पहले से है तो जिसके फेवर में पहले से चार्ज है उसकी परमिशन और कंसेंट लेके आप आपको सिक्योर डेट सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके फेवर में आप चार्ज क्रिएट करेंगे. एंड दैट इज द प्रोविजन क्रिएशन सिक्योरिटी फॉर सिक्योर डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 43. इसके साथ आपका ये थर्ड हेडिंग कंप्लीट हो गया. एडिशनल प्रोविजन कंडीशंस एप्लीकेबल टू पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी. 4 प्रोविजन है ये एग्जाम में, 4 ही प्रोविजन. रोल ओवर रेगुलेशन 39, ड्यू डिलिजेंस बाय डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 40, फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टेड ट्रांस फॉर रेगुलेशन 41 and this one creation of security regulation 43. ये 4 ही प्रोविजन अंडर दिस हेडिंग एडिशनल कंडीशन. तो एग्जाम में कई बार सकते हैं व्हाट आर द एडिशनल कंडीशन एप्लीकेबल टू पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एज गिवन अंडर सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021. मतलब इस रेगुलेशन में क्या प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग द एडिशनल कंडीशन फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी. एंड वो 4 प्रोविजन मैंने आपको बताया, रेगुलेशन रोल ओवर का, ड्यू डिलिजेंस by debenture trustees, self prospectus and transfer filing and creation of security. तो ये हेडिंग. अब एक चीज मैं यहाँ बता, पब्लिक इश्यूज रिलेटेड प्रोविजन कंप्लीट होगा. आगे जो प्रोविजन बताऊंगा प्राइवेट प्लेसमेंट की. क्या बताऊंगा? प्राइवेट प्लेसमेंट. अब देखिए आपको अभी जो तो 3 सेट हमने प्रोविजन पढ़े, तो एक एक करके हम बात करते हैं. पहले पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी. खाली अब डेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उसका पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग. क्या इसमें फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो अप्लाई होगा? सेकेंड सेट ऑफ प्रोविजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो भी अप्लाई होगा? और थर्ड सेट ऑफ प्रोविजन जो अभी मैंने पढ़ाया एडिशनल कंडीशन
अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिकेशन लिस्टिंग और डेट सिक्योरिटी वही होगा। डेट सिक्योरिटी तीनों जगह था ना, पब्लिकेशन लिस्टिंग फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, थर्ड पब्लिकेशन लिस्टिंग तीनों जगह था। इसका मतलब अगर पब्लिकेशन अगर मतलब आपके समझ कोई ऐसे नहीं कि इतना बड़ा प्रोविजन कोई एग्जाम में पूछ लेगा, बट यू शुड अवेयर कि कहाँ कौन सा प्रोविजन किस पे अप्लाई हो रहा है। पर सारे प्रोविजन पढ़ तो लिए, मतलब पता चला कि साहब कौन सा प्रोविजन किस कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब अगर डेट सिक्योरिटीज का, डेट सिक्योरिटी का मतलब जानते हैं नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी विद फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, एंड उसमें एग्जांपल है डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड ऑल दैट। तो अगर उसका पब्लिक इशू लाते हैं और लिस्टिंग कराते हैं तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सेकंड सेट ऑफ प्रोविजन जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और थर्ड जो अभी हमने पढ़ा है, ये सब अप्लाई होंगे, सब अप्लाई होंगे जो अभी थर्ड पढ़ा है, एडिशनल कंडीशन फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। दूसरा देखिए, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल redeemable preference shares that non-convertible redeemable preference shares, इस कॉन्टेक्स्ट में जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो अप्लाई होंगे, सेकंड सेट ऑफ प्रोविजन जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो भी अप्लाई होंगे, लेकिन थर्ड सेट ऑफ प्रोविजन जो अभी अभी मैंने पढ़ाया इस क्लास में वो क्या था, एडिशनल कंडीशन फॉर पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग और डेट सिक्योरिटी, सिर्फ डेट सिक्योरिटी की बात करा, वो यहाँ नहीं आएगा, ऊपर तो आ गया ये। तो अब आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि अगर आप कंपनी पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी ला रही है तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन भी लगेंगे, सेकंड भी लगेंगे, थर्ड भी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पिछली क्लास में पढ़ाया था, थर्ड मैंने भी पढ़ा है। एंड पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अगर तो उसमें ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड जो अभी मैंने पढ़ा है दैट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट सिक्योरिटी, वो अप्लाई नहीं होगा। अभी प्राइवेट प्लेसमेंट वाली बात नहीं की, वो भी लास्ट बाद में कंक्लूड करूंगा अभी। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ द नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में मैंने बताया मेनली दो चीजें हैं, दैट इज वही डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या उसमें फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन लगता था, बताया था वो तो इसके लिए भी था, इसके लिए भी था, देखो फर्स्ट यहाँ भी आ रहा है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी था, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग, खाली फर्स्ट वाला। इसका तो जब प्राइवेट प्लेसमेंट का तो फर्स्ट वहां भी यूज करेंगे, बट इसके अलावा कुछ और चीजें पहले वो पढ़ा दूं, फिर मैं उससे सम अप कर दूंगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कौन कौन से प्रोविजन लगे। तो ध्यान रखना फर्स्ट वाला उसमें भी लगेगा, कि फर्स्ट वाला अभी अभी मैंने आज की क्लास में रिवाइज कराया था, कि फर्स्ट वाला ये वाला जो प्रोविजन है ये पब्लिक इशू के कॉन्टेक्स्ट में भी है और आपका प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी है। और प्राइवेट प्लेसमेंट में लेकिन कुछ और भी प्रोविजन है, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद में एक समरी, जैसे ये समरी मैंने पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट में बताई है, वैसे समरी आपको प्राइवेट प्लेसमेंट कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूं। इस तरह ओके, देखिए नाउ कमिंग टू फोर्थ सेट ऑफ प्रोविजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट, फोर्थ सेट ऑफ प्रोविजन, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज and non-convertible redeemable preference shares issued on private placement basis। पब्लिक इशू मैंने बताया उसके प्रोविजन खत्म हो गए, issued on private placement basis, this is very important। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू हो रहा है, डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल, उसकी लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस कैसे इशू ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, नॉट बाय वे ऑफ पब्लिक। पब्लिक इशू प्रोविजन हम ऑलरेडी कंप्लीट हुए। इस अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन अंडर द फोर्थ हेडिंग, दिस वन प्रोविजन अंडर द फोर्थ हेडिंग, वो किसके लिए, अगर एक इशूअर प्राइवेट प्लेसमेंट करता है किसका, डेट सिक्योरिटीज का एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल, और उसकी फिर लिस्टिंग कराता है, उस केस में लिस्टिंग आप जानते हो ऑप्शन होता है, अगर आप कराने में इंटरेस्टेड तभी लॉ लगेगा। अगर आप खाली प्राइवेट प्लेसमेंट करें, लिस्टिंग नहीं करा रहे, लिस्टिंग ऑप्शन होती है, फिर ये प्रोविजन रिलेटिव कंपनी चेक लगेगा। लेकिन अगर लिस्टिंग करने में इंटरेस्टेड है, लिस्टिंग कराने में, ऑल दो इसका केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसके कंपनी चेक की प्रोविजन भी लगेंगे, साथ में ये भी लगेगा, साथ में भी। देखिए इसमें पहला प्रोविजन देखिए इस हेडिंग के अंदर, हर एक के अंदर पहले हेडिंग समझिए, हेडिंग किस कॉन्टेक्स्ट में, लिस्टिंग एप्लीकेशन, रेगुलेशन 44। देखिए मान लीजिए एक इश्यूअर है एक्स लिमिटेड, ये
बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और ऑफर डॉक्यूमेंट में अपनी इंटेंशन, ऑफर डॉक्यूमेंट में अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि साहब मैं लिस्टिंग भी कराने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में लिस्टिंग ऑप्शनल है, लेकिन इसने जाहिर ऑप्शनल कराना चाहे कराइए नहीं कर, लेकिन इसने जाहिर किया है तभी तो ये लॉ लगेगा। इसे आप ऑफर डॉक्यूमेंट में द इश्यूअर हैज डिस्क्लोज हिज इंटेंशन दैट इज इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग, then don't you think in accordance with Companies Act section 40 it must make the application for listing, it must make the application for listing। अच्छा एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जब हम यहाँ पब्लिक इशू की बात करेंगे, पब्लिक इशू का प्रोविजन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा जब पब्लिक इशू की बात करते हैं वहां ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था, प्रोस्पेक्टस, यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट हो, इसका मतलब क्या है, जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू पीआई वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस होता है। बट इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट पीपी हम इसको बोलते हैं प्लेसमेंट मेमोरेंडम। ऑफर डॉक्यूमेंट तो जनरल टर्म है, वहां भी बहुत यूज कर सकते हैं, पब्लिक इशू में यहां भी, एंड बोलते हैं प्लेसमेंट मेमोरेंडम। कोई टर्म आएगा तो मैं पहले बता दूं, इट मीन जो ऑफर डॉक्यूमेंट टर्म जनरल टर्म है, वेरी उसका स्पेसिफिक मतलब क्या है, अगर पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट बात करें प्रोस्पेक्टस, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है तो प्लेसमेंट में। तो अभी तक हम पब्लिक इशू को प्रोविजन पढ़ रहे थे तो बार बार ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब प्रोस्पेक्टस ले रहे थे। फर्स्ट वाला जो पढ़े थे फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन वहां पे दोनों था, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है प्लेसमेंट। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, प्लेसमेंट मेमोरेंडम। क्या है, प्लेसमेंट मेमोरेंडम। देखिए ये बोल रहा है लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगाएंगे टू द स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर की अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में प्लेसमेंट मेमोरेंडम में, तो डोंट यू थिंक दिस यूजर मस्ट मेक द लिस्टिंग एप्लीकेशन। अच्छा जो लिस्टिंग एप्लीकेशन आप लगाओगे टू द स्टॉक एक्सचेंज, क्या उसके साथ सर्टेन प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या दैट एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड आफ्टर द क्लोजर ऑफ इशू, ये सारी चीजें प्रिस्क्राइब कौन का, सेबी। अच्छा टाइम से अगर आपने लिस्टिंग की एप्लीकेशन नहीं लगाई जो सेबी ने प्रिस्क्राइब करेगा टाइम, क्या डिले हुआ, उस केस में डिले पीरियड, डिले की वजह से आप उस केस में बोलते हैं इश्यूअर डेट सिक्योरिटी होल्डर को एडिशनल इंटरेस्ट पे का, जितना इंटरेस्ट आपने पे करने का एग्री करेगा फिक्स इंटरेस्ट, उससे एक टर्म यूज कूपन, कूपन मींस इंटरेस्ट, और इसके ऊपर जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आप एडिशनल डिविडेंड पे करेंगे अगर आपने टाइम से लिस्टिंग नहीं का डिले किया। क्या किया, डिले किया। अच्छा यहाँ भी डिवेंचर ट्रस्टी, अभी हम पब्लिक इशू में पढ़ा था, ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ भी डिवेंचर ट्रस्टी एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल करेगा एज पर द फॉर्मेट गिवन शेड्यूल 4, और जब तक वो फाइल नहीं करता तब तक आपको लिस्टिंग नहीं परमिशन नहीं मिल सकती, तब तक लिस्टिंग की परमिशन नहीं मिल। मैं एक बार पढ़ता हूँ, वेयर द इश्यूअर हैड डिस्क्लोज द इंटेंशन, बताया ना कोई मैंडेटरी नहीं होता इस केस में प्राइवेट प्लेसमेंट में, where the issuer disclosed the intention to seek listing of debt securities and non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis. The issuer shall forward the listing application along with the certain prescribed documents to the stock exchange within such days as may be specified by SEBI from the time of closure। मतलब क्लोजर ऑफ इशू से कितने टाइम के अंदर ये सब सेबी बताएगा, कौन से डॉक्यूमेंट वही सेबी बताएगा। इट मे बी नोटेड इन केस ऑफ डिले इन लिस्टिंग ऑफ सच सिक्योरिटी, सेबी ने जो भी टाइम पीरियड बताया है आफ्टर द क्लोजर इशू उसमें आपने अप्लाई नहीं किया, द इश्यूअर शैल पे एन एडिशनल इंटरेस्ट डेट सिक्योरिटी के लिए और एडिशनल डिविडेंड इसके लिए नॉन कन्वर्टिबल से एट द रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम ओवर एंड अबव द कूपन दैट इज फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट इन द केस ऑफ डेट सिक्योरिटी और डिविडेंड एप्लीकेबल फॉर सच सिक्योरिटी, जो फिक्स है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किस रेट से वो भी सेबी बताएगा। नेक्स्ट, डिवेंचर ट्रस्टीज हैव सबमिट अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट टू द स्टॉक एक्सचेंज इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 ऑफ दिस रेगुलेशन। इट मे बी नोटेड दैट द स्टॉक एक्सचेंज शैल लिस्ट द डेट सिक्योरिटी ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, वो चेक करके सबकी सब और लॉ सब कुछ प्रॉपर है एंड दैट इश्यूअर इज वेल प्रिपेयर्ड टू कम आउट विद दिस इश्यू एंड ऑल दैट, देन ओनली द एंड वो अपना सर्टिफिकेट फाइल करें ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एंड देन ओनली स्टॉक एक्सचेंज विल गिव द परमिशन फॉर लिस्टिंग। नेक्स्ट प्रोविजन का रेगुलेशन 45 डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या देखिए, द इश्यूअर मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड सीकिंग लिस्ट, बात है सीकिंग लिस्टिंग क्योंकि यहाँ मैंडेटरी नहीं है, पब्लिक इशू में ऐसे नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं आप पब्लिक इशू लाने एंड यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग, मैंडेटरी है, एंड सीकिंग लिस्टिंग देयर ऑफ ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम। अंडरलाइन दिस प्लेसमेंट मेमोरेंडम, मैंने बताया जैसे ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिक इशू में क्या प्रोस्पेक्टस है, यहाँ ऑफर डॉक्यूमेंट इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या प्लेसमेंट में, तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम क्या क्या डिस्क्लोज होंगे,
डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ दिस रेगुलेशन। वहां पे क्या था, शेड्यूल 1 आ रहा था प्रोस्पेक्टस में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू, यहां शेड्यूल 2। डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ द रेगुलेशन, डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल एंड एडिशनल डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है। पब्लिक इशू वाले में प्रोस्पेक्टस में क्या गया, शेड्यूल 1 के डिस्क्लोजर इस रेगुलेशन के, प्लेसमेंट में शेड्यूल 2 के, बाकी कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर और एडिशनल डिस्क्लोजर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। द aforesaid disclosure shall also be made on the website of the stock exchange where such security proposed listed and shall be available for download in PDF form or any other form as may be specified by the SEBI। मतलब कि आप फाइल हार्ड कॉपी तो फाइल करनी है, इसके अलावा ये आपको स्टॉक जहां आप लिस्टिंग कराने की एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनकी वेबसाइट पे भी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में रहेगा, डाउनलोडेबल PDF फॉर्मेट एंड ऑल दैट, सो दैट वहां से कोई डाउनलोड करना कर सकता है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 46। द इश्यूअर शैल इंश्योर allotment of debt security and non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis and credit to the beneficiary account of investor is made within such time। मतलब बेसिकली क्या है, टाइम्स आप अलॉटमेंट करेंगे, जो टाइम पीरियड आपको सेबी प्रिस्क्राइब करेगा, एंड अलॉटमेंट करते ही उसका वो सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस है, जो बेनिफिशियरी जिसको भी आपने अलॉट किया अलॉटी, उसकी डीमेट अकाउंट, बेनिफिशियरी अकाउंट बोलते हैं डीमेट अकाउंट, ये में आप क्रेडिट करेंगे विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। तो ये अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी क्या टाइम पीरियड में करना है वो सेबी बताएगा, उसके हिसाब से आप अलॉटमेंट करेंगे, एंड अलॉटमेंट करते ही उनके डीमेट जो भी अलॉटीज हैं उनके बेनिफिशियरी अकाउंट डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ रहा है आप जानते हैं, एंड इस तरीके से। सो ये प्रोविजंस जो सेट ऑफ फोर्थ हेडिंग थी, अगर एक इशूअर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है किसका, डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, उसकी एंड द लिस्टिंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी लिस्टिंग कराना चाहते हैं, लिस्टिंग कराना ऑप्शनल या कराना चाहते हैं, वैसे तो ऑप्शनल है, नहीं कराना चाहते तो फिर ये सब प्रोविजन लगेगी नहीं। तो ये आपके 3 प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाए, दैट इज द 1 to 3 लिस्टिंग एप्लीकेशन, देन डिस्क्लोजर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। नाउ कमिंग टू द 5th सेट ऑफ प्रोविजन। देखिए, एडिशनल प्रोविजंस फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज issued on private placement basis। This is the 5th set of provision। Additional provision for listing of debt security। किसकी लिस्टिंग, डेट सिक्योरिटी, कैसे इशू है, ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अच्छा, अभी जो 4th सेट ऑफ प्रोविजन पढ़ा था नंबर 4, क्या उसमें लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, इशू तो प्राइवेट प्लेसमेंट वाला केस था, तो क्या उसमें से फर्क आ गया। पिछले वाला जो प्रोविजन अभी हमने कंप्लीट किया 4 नंबर, वो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट किसका था, डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, फिर उसकी लिस्टिंग। यहां सिर्फ डेट सिक्योरिटी की बात करें, इसका तो क्या हुआ, अगर डेट सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट करा कर लिस्टिंग कराना चाहते हैं, ऑप्शन होता है कराना चाहते हैं, तो 4th वाला भी लगेगा, 5th वाला भी लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की प्राइवेट प्लेसमेंट का लिस्टिंग है तो खाली 4th वाला 5th वाला नहीं लगेगा। और 1 नंबर जो सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था वो पब्लिक इशू के रिस्पेक्ट में भी था और प्राइवेट प्लेसमेंट के इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, दोनों का पब्लिक इशू भी और प्राइवेट प्लेसमेंट भी। इसे 1 नंबर वाला सब में लगेगा, चाहे वो पब्लिक इशू हो, चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट हो, चाहे वो आपका डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू हो, चाहे नॉन कन्वर्टेबल या प्राइवेट प्लेसमेंट डेट सिक्योरिटी का हो या नॉन कन्वर्टेबल, वो 1 नंबर सबके लिए, ठीक है। इसका मतलब आपको अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें किसका, डेट सिक्योरिटी का, 1 नंबर वाला लगेगा, 4 नंबर वाला भी लगेगा, 2nd और 3rd सिर्फ पब्लिक इशू के लिए था ऑफ डेट सिक्योरिटी, ठीक है, पब्लिक इशू के कॉन्टेक्स्ट में था, ठीक है। अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं डेट सिक्योरिटी उसकी लिस्टिंग कराना चाहते हैं, 1st नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करें नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस उसकी लिस्टिंग, तो 1 नंबर तो सबके लिए है ही और 4 नंबर, 5 वाला नहीं है, तो 5 नंबर में खाली डेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस की हम बात नहीं कर रहे। तो मैं बार बार रिकॉल भी कर रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि कौन सा स्ट्रक्चर, तो क्या होता है बच्चे पढ़ बहुत सारी चीज लेते हैं पर रिलेट ही नहीं कर पाते कौन सी चीज किसके लिए, कौन सी चीज का, और आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, सब गलत सलाह पढ़ लेंगे, बाद में कंफ्यूज जाएंगे सब कौन सी एग्जाम में समझ नहीं आए। प्रोविजन पता है बट ये नहीं पता लगेगा सब कौन सा प्रोविजन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, पूछा गया कुछ और लिख कुछ और दिया, और जो लिखना था वो भी पता आपको लेकिन पता नहीं चल रहा कि सब ये चीज कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ऐसे आएगी क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिमाग में।
देखिए यहां पे पहला प्रोविजन फाइलिंग ऑफ सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम। रेगुलेशन नंबर 47। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जैसे पब्लिक इशू में प्रोस्पेक्टस होता है और जब मल्टीपल पब्लिक इशू का एक ही प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे मल्टीपल पब्लिक इशू विद इन 1 ईयर तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, बताया था अभी। वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट में प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट तो होता नहीं है तो पब्लिक इशू होता है, तो इसकी जगह क्या होता है इनफॉर्मेशन प्लेसमेंट मेमोरेंडम। अभी बताया था ऑफर डॉक्यूमेंट, यहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम क्या है प्लेसमेंट मेमोरेंडम, पब्लिक इशू में क्या है प्रोस्पेक्टस। अच्छा जब आप एक साल के विद इन 1 ईयर अगर मल्टीपल टाइम्स प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर तो यहां पे कंसेप्ट आ गया सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, एकदम पैरेलल कंसेप्ट है। क्या यहां भी ऐसा ही होगा जैसे सेल्फ प्रोस्पेक्टस में होता है, पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट में या प्राइवेट प्लेसमेंट? किसी आपने एक सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम इशू कर दिया, उसमें मल्टीपल इश्यूज डेट सिक्योरिटी के आप प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप बार बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, बार बार आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो चेंजेस आएंगे उसका क्या फाइल होगा ट्रेंच प्लेसमेंट, जैसे वहां ट्रेंच प्रोस्पेक्टस था यहाँ पे क्या है ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम। प्रोस्पेक्टस यहाँ प्लेसमेंट मेमोरेंडम में देखो ना टर्म आपको यहाँ पे साथ साथ यहाँ क्या ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम, बीच बीच में आपको जो फर्स्ट के बाद सब्सिक्वेंट इशू आएंगे विद इन द वैलिडिटी पीरियड तो क्या फाइल करें ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम। एकदम सिमिलर कंसेप्ट है, एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं। एन इश्यूअर मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट और डेट सिक्योरिटी एंड सिंगिंग लिस्टिंग देयर, बार बार सिंगिंग क्योंकि मैंडेटरी नहीं है ऑन स्टॉक में फाइल सेल्फ। यहां सिर्फ डेट सिक्योरिटी की बात करें, प्राइवेट में सिर्फ डेट सिक्योरिटी का, हम नॉन कन्वर्टिबल रिड्यूबल प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए मे फाइल सेल्फ, जैसे वहां था ना मे फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस, मे फाइल सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम। द सेल्फ प्लेसमेंट में सेल इंडिकेट अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसके अंदर आप पीरियड बताएंगे कितने पीरियड के वैलिड है, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं, आप 6 महीने ले सकते हैं, 8 महीने ले सकते हैं, 9 महीने ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 ईयर। मतलब फिक्स नहीं कि एक ही साल वैलिडिटी है, वैलिडिटी आप 1 साल रख सकते हैं, 1 साल से कम रख सकते हैं, बट ज्यादा नहीं रखते। ठीक है, सेल इंडिकेट अ पीरियड नॉट, ऐसा कंसेप्ट कंपनी लॉ में नहीं दे रखा, इन्होंने उससे पैसा पैरेलल कंसेप्ट यहां दिया हुआ। सेल इंडिकेट अ पीरियड कॉमा नॉट, कॉमा लगा लीजिए, कॉमा नहीं है, सेल इंडिकेट अ पीरियड कॉमा, कॉमा लगा लीजिएगा पीरियड के बाद, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर, ईयर के बाद भी कॉमा लगा लीजिएगा, मतलब जो भी पीरियड लिखे वो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सच मेमोरेंडम विच शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट, मतलब पहला ऑफर ऑफ डेट सिक्योरिटी वहां से 1 साल काउंट होगा, मतलब वहां से वैलिडिटी काउंट होगी अंडर दैट मेमोरेंडम। एंड रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सच डेट सिक्योरिटी issued during the period of validity of that memorandum, no further placement memorandum is required। सेम कंसेप्ट है कि बार बार प्लेसमेंट मेमोरेंडम की जरूरत नहीं है। It may be noted the issuer while making any private placement under self placement memorandum shall file with the stock exchange trench placement memorandum with respect to each trench containing details of the private placement and जो भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट अभी करने जा रहे हैं एंड पिछले बार और अभी में जो चेंज एंड मटेरियल चेंजेस इफ एनी इन द इंफॉर्मेशन including the financial provided in the self placement memorandum or the earlier tranche placement as applicable। और मटेरियल का मतलब एवरी इंफॉर्मेशन विच कैन इम्पैक्ट द इन्वेस्टर्स डिसीजन टू इन्वेस्ट एंड वो सब कुछ सेम कंसेप्ट है। एंड बस यहाँ पे जैसे वहाँ प्रोस्पेक्टस था यहाँ पे प्लेसमेंट मेमोरेंडम है, जैसे वहाँ सेल्फ प्रोस्पेक्टस था यहाँ सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम है, जैसे वहाँ पे ट्रेंच प्रोस्पेक्टस था यहाँ पे आपको ट्रेंच प्लेसमेंट मेमोरेंडम। और यहाँ वैलिडिटी पर 1 साल फिक्स नहीं है, जो भी आप लिखेंगे अपने प्लेसमेंट मेमोरेंडम सेल्फ प्लेसमेंट मेमोरेंडम में वही होगा, बट वो 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल या 1 साल से कम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, रेगुलेशन 48। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 48। ये प्रोविजन एग्जैक्टली सेम हमने पब्लिक इश्यू कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, पब्लिक इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, वहां पढ़ा था सेम कि अगर एक कंपनी वहां पब्लिक इश्यू प्राइवेट, अगर एक इश्यूअर सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट का सिक्योर डेट सिक्योरिटी का अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करता है तो सिक्योरिटी क्रिएट करेगा किस पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी होल्डिंग, अपनी सब्सिडी, अपने एसोसिएट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इंटेंजिबल, टेंजिबल इट मीन मूवेबल और इमूवेबल। 100% सिक्योरिटी कवर होना चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड
जिस प्रॉपर्टी पे आप सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं वो पहले से किसी और के इनकम्बर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से इनकम्बर्ड है और उसी पे आप सिक्योरिटी क्रिएट करें इन फेवर ऑफ द डेट सिक्योरिटी होल्डर, कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले बंदे की कंसेंट या परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप सब्सिक्वेंट जो क्रिएट जिनके फेवर में अभी क्रिएट कर रहे हैं उनके फेवर में क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम प्रोविजन है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक इशू लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी, ये प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन एंड रीइश्यूएंस। कंसोलिडेशन एंड रीइश्यूएंस, रेगुलेशन 49। देखिए, मान लिया एक इश्यूअर है एक्स लिमिटेड, इसने डेट सिक्योरिटी पहले इशू कर रखी है बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, उसकी लिस्टिंग करा रखी है। जैसे मान लिया पहले आपने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रखे हैं, और मान लिया वो आपकी एक डिवेंचर आपका 10 रुपए का, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब आप 5-5 डिवेंचर को मिला के आप एक बना चाहते हैं, क्या कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और 50 रुपए के फेस वैल्यू का एक डिवेंचर इशू करना, जैसे कंपनी लॉ में पढ़ते हैं ना कंसोलिडेशन और फेस वैल्यू, और उसको दोबारा से इशू करना चाहते हैं, कंसोलिडेट एंड री इशुएंस। इसका मतलब एक सोच के देखिए, अगर आपने 1 करोड़ डिवेंचर इशू कर रखे थे एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज, ठीक है, टोटल 10 करोड़। अच्छा, अगर आप 5-5 डिवेंचर 10-10 रुपए फेस वैल्यू वाले मिला के अगर 50 रुपए बना देंगे, तो 1 करोड़, अगर 5 डिवेंचर मिला के एक डिवेंचर बन रहा है, तो 1 करोड़ की वजह कितने, 20 लाख, तो 20 लाख डिवेंचर बन जाएंगे एट द रेट, एक ही फेस वैल्यू 50 रुपए, तो 20 लाख इंटू 50 अगेन 10 करोड़, तो टोटल अमाउंट सेम ही रहेगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ डिवेंचर चेंज हो जाएगा, 1 करोड़ से 20 लाख, फेस वैल्यू पर डिवेंचर चेंज 10 रुपए से 50। एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 5 का ही बनेगा, 2 का बन सकता है, 10 का बन सकता है, जैसे आप, ठीक है, दैट इज पहले कंसोलिडेट किया आपने, फिर इसको री इशू किया, दोबारा से इशू करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए किसी के पास पहले से 1000 डिवेंचर थे, क्या 1000 के बदले में उसको क्या 200 डिवेंचर इशू होंगे? पहले 1000 डिवेंचर 10-10 रुपए के थे उसके पास, अब उसके 200 डिवेंचर मिलेंगे 50-50 रुपए। किसी के पास मान लीजिए 4000 डिवेंचर पहले से थे, ठीक है, 5 से डिवाइड किया, कितना गया 800, इसको कितने मिलेंगे 800 डिवेंचर, 5000 4000 की जगह डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 800 डिवेंचर में से पहले 4000 डिवेंचर उसके पास थे 10-10 रुपए फेस वैल्यू वाले, अब 800 डिवेंचर हो जाएंगे 50 रुपए फेस वैल्यू वाले, समथिंग लाइक दैट, तो उसको री इशू करना पड़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए प्रोविजन का, ये नया कुछ प्रोविजन है जो आपने कहीं और नहीं पढ़ा है। एन इश्यूअर में कैरी आउट कंसोलिडेशन एंड रीइश्यूएंस, पहले कंसोलिडेट किया एंड ऑफ इट डेट सिक्योरिटी इन द मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टाइम सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट फॉलोइंग, मतलब सेबी और जो तरीका बताएगा टाइम वो तो फॉलो करना है, साथ में ये कंडीशन जो फुलफिल करनी है, क्या, ए द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द इश्यूअर शैल नॉट कंटेन एनी प्रोविजन whether express or implied contrary to such consolidation and reissuance, आपकी कंपनी के आर्टिकल में इस कंसोलिडेशन और रीइश्यूएंस के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्ररी चीज नहीं होनी चाहिए, ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, कोई आप आर्टिकल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल्स आर इंटरनल बायलॉज और रेगुलेशन कंपनी। हाँ, अगर है तो अगर ये करना चाहते हैं और आपके आर्टिकल में कुछ एक्सप्रेस इम्प्लाइड जो कॉन्ट्ररी टू दिस कंसेप्ट है, क्या पहले आर्टिकल्स ऑल्टर करने पड़ेंगे, एंड सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, द इश्यूअर ऑब्टेन fresh credit rating for registration from at least one rating agency registered with SEBI and disclose, अब वो इससे करने के लिए कम से कम एक रेटिंग एजेंसी से जो सेबी से रजिस्टर्ड है, क्रेडिट कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट, और उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सच रेटिंग शैल बी रिव्यूड ऑन पीरियोडिक बेसिस स्पेसिफाइड सेबी एंड द चेंज इफ एनी शैल बी डिस्क्लोज, मतलब आपने एक बार रेटिंग करा ली नहीं कि हमेशा के लिए हो गया, जैसे आप बोल सकते हैं ईयरली बेसिस में रेटिंग को रिव्यू कराएंगे, पीरियोडिक बेसिस पे हर साल हर 2 साल पे, और अगर कोई पिछली रेटिंग से अगर रिव्यू के समय कोई चेंज आएगा तो वही बताया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा। एंड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर मेड विद रिगार्ड टू कंसोलिडेशन रजिस्टर्ड इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जो शुरू में आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम लाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के समय और बाद में आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम के लाते समय स्टार्टिंग में आप मेंशन कर दो कि हम कंसोलिडेशन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, एंड ये आपने डिस्क्लोज किया। अगर एंड आपके में आर्टिकल्स में कोई कॉन्ट्ररी प्रोविजन नहीं होनी चाहिए एक्सप्रेस अगेंस्ट दिस कंसेप्ट, देन आप कर सकते हैं सब्जेक्ट 1 क्रेडिट रेटिंग, और उसका फिर टाइमली पीरियोडिक रिव्यू भी होगा, और अगर चेंजेस होते हैं रेटिंग में तो दैट विल आल्सो बी डिस्क्लोज। सो दीज आर द कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच अ कंपनी में do the consolidation reissuance of its debt security issued on private placement basis, issued on private placement basis। तो ये आपका 5th हेडिंग कंप्लीट हो गई, एडिशनल प्रोविजन फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी व्हिच हैव इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस और इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब देखिए आपको, अब मैं एक
पहले मैंने पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट में समरी बनाई थी, अब मैं बना रहा हूं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग किसकी? ऑफ डेट सिक्योरिटीज। तो उस केस में फर्स्ट वाला तो सभी के लिए था, पब्लिक इशू के लिए था, प्राइवेट प्लेसमेंट के था, डेट सिक्योरिटी के लिए भी था, एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल के था। +4 सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट था, किसका? दोनों का, डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल शेयर। फिफ्थ जो अभी अभी हमने पढ़ा है, दैट वाज ओनली फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी। और हम डेट सिक्योरिटी की बात करें तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। नाउ प्राइवेट प्लेसमेंट and listing of non-convertible redeemable preference shares. Private placement and listing of non-convertible redeemable preference share, non-convertible redeemable preference share. यहां पे फर्स्ट वाला सबके लिए था ही, 4 वाला भी इसके लिए था, फोर्थ वाला अभी अभी ने पढ़ा हमने फिफ्थ से पहले, प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग किसका? डेट सिक्योरिटी एज वेल एंड नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल, दोनों के लिए था फोर्थ वाला। लेकिन फिफ्थ वाला जो अभी जो कंप्लीट किया हमने, वो सिर्फ किसके लिए था? ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट डेट सिक्योरिटी, तो यहां नहीं लिखेंगे। इसका था अगर नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे लिस्टिंग फर्स्ट एंड 4, लेकिन डेट सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग फर्स्ट, 4 एंड 5। अब एकदम क्लियर होगा। अब देखो मैंने 5 इसका था, अब ध्यान से आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर चाहिए। अगर डेट सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू ला रहे हैं और फिर इसकी लिस्टिंग, तो कौन कौन से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पब्लिक इशू ला रहे हैं एंड लिस्टिंग किसका? नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड नहीं लगेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड सिर्फ पब्लिक इशू के लिए, फर्स्ट सबके लिए पब्लिक इशू एज वेल प्राइवेट प्लेसमेंट, सेकंड, थर्ड सिर्फ पब्लिक इशू कॉन्टेक्स्ट में, फोर्थ, फिफ्थ सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कॉन्टेक्स्ट में। इसे देखो, जब पब्लिक इशू की बात, फोर्थ, फिफ्थ की बात नहीं की थी, फर्स्ट सब जगह आ रहा है। जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करें, फोर्थ, फिफ्थ की बात करें, सेकंड, थर्ड की बात नहीं करें, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग डेट सिक्योरिटी फर्स्ट, 4, 5, प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेड फर्स्ट एंड फोर्थ। आई थिंक तो फर्स्ट इज फॉर ऑल पब्लिक इशू एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेड, इसे फर्स्ट सब जगह आ रहा है, देखो सारे केस में आया था। सेकंड ओनली पब्लिक इशू, थर्ड ओनली पब्लिक इशू, लेकिन सेकंड थर्ड में क्या फर्क है? पब्लिक इशू सेकंड, थर्ड पब्लिक इशू बोथ डेट सिक्योरिटी एज वेल एज नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर, थर्ड पब्लिक इशू ओनली डेट सिक्योरिटी। इसे डेट सिक्योरिटी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आ गया था। लेकिन पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फोर्थ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी एंड नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस, देखो ये दोनों जगह आ रहा है, डेट में भी आ रहा है, नॉन दोनों में आ रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन फिफ्थ ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी इशूड बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, सिर्फ डेट सिक्योरिटी, वो सिर्फ यहाँ आ रहा है डेट सिक्योरिटी में। आई थिंक दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर एंड मैंने हर एंगल से बता दिया। अब देखिए आप इस टॉपिक के लास्ट में 5-7 मिनट और हमें देखिए, हमने जो टॉपिक का नाम क्या, सेबी इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2021। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी जो टर्म था, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इसमें मेनली 4 चीजें आपको आ रही थी, इसके अलावा सेबी को पावर देगी और चीजें भी सेबी फ्यूचर में ऐड कर सकता है, बट फिलहाल 4 चीजें कौन कौन सी? डेट सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, देन परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। याद आ रहा है? डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में। और डेट सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में दोनों पब्लिक इशू के प्रोविजन में हमने पढ़ लिए, एज वेल एज प्राइवेट प्लेसमेंट। ऐसे नॉन कन्वर्टेड में पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो चीज है, ये तो हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं। पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग प्राइवेट प्लेसमेंट और डेट सिक्योरिटी फर्स्ट, 4 एंड 5, ठीक है। पब्लिक इशू नॉन कन्वर्टेड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड सेकंड, प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन द फर्स्ट एंड फोर्थ।
किसी एंगल से, तो ये तो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया हर एंगल से। लेकिन इनके बारे में ये वैसे ज्यादा आपके कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आरबीआई का रोल आता है। और आपको याद होगा इसके डेफिनेशन में आया हुआ था, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मींस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशूड इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय आरबीआई। ऐसे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट मींस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय आरबीआई। मतलब इसमें आरबीआई का भी रोल आता है। इससे बहुत ज्यादा प्रोविजन आपको सेबी ने नहीं बता रखा है एंड सेबी इस रेगुलेशन में, लेकिन जो भी है हम अब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मतलब इसके और इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डिटेल में बात कर लिया नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी में। अब लास्ट में जो थोड़ा सा हम डिस्कस करें, देखिए टॉपिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट देखिए, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिमिलर नेचर देखिए। एक आपको हेडिंग दे रखी है लास्ट में, इश्यूएंस एंड लिस्टिंग। किसका इश्यूएंस लिस्टिंग? ऑफ परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट and perpetual non-cumulative preference share and similar instruments। मैंने बताया ये हेडिंग दे रखी है, कुछ खास प्रोविजन है, मोस्टली आरबीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही थी कि एज इशूड इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्ट गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई गाइडलाइंस। देखिए इसमें रेगुलेशन 50 रखा है, जनरल कंडीशंस, मेनली तो ये आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्न होगा, और इसमें भी इशू होगा एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। खाली लिस्टिंग की बात करें और इशुएंस के तो मेनली प्रोविजन किससे गवर्न होंगे? आरबीआई गाइडलाइंस से। इशू देखिए, आप देखिए इशूअर्स परमिटेड बाय आरबीआई आ गया ना, टू इशू परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिमिलर नेचर फॉर्मिंग पार्ट, देखिए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ नॉन इक्विटी रेगुलेटरी, मतलब इक्विटी का पार्ट नहीं, ऑब्वियसली सारे डेट में इट्स नॉट पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। में लिस्ट सच इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, परमिट कर रखा है, इशू परमिटेड बाय द आरबीआई टू इशू, मतलब ऐसे इशू जिसको आरबीआई ने परमिट कर रखा है कि आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, देन मे लिस्ट, अब आप उसकी लिस्टिंग करा सकते हैं। मे लिस्ट सच इंस्ट्रूमेंट आफ्टर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस स्टिपुलेटेड बिलो, नीचे जो कंडीशंस को फुलफिल करके आप उसकी लिस्टिंग करा सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे इशूअर जिसको आरबीआई ने अलाउ कर रखा है टू इशू दिस काइंड इंस्ट्रूमेंट, अब आप उसकी लिस्टिंग करा सकते हैं बाय कंप्लाइंग विद द बिलो मेंशन प्रोविजन। एन इशूअर में इशू सच सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई एंड और एनी अदर रेलेवेंट लॉज, वो तो बताया आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको इशू करना है। नेक्स्ट, इशूअर्स ऑफ दिस सिक्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 ऑफ, शेड्यूल 2 में प्राइवेट प्लेसमेंट या कॉन्टेक्स्ट में भी है, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में, उसमें भी उन्होंने बाइफर्केट कर रखा और शेड्यूल 2 में भी कई सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रखे होंगे। एनी डिस्क्लोजर एज में बी प्रोवाइडेड अंडर द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द आरबीआई और अंडर द कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल एंड एनी अदर डिस्क्लोजर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। The issuer shall comply with terms and conditions as may be specified by SEBI from time to time and shall make adequate disclosure in the offer document regarding the features of these instruments and relevant risk factor and if such instruments are listed shall comply with the listing। अच्छा, आप अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में एक तो पहली बार सेबी ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वो सब फॉलो करेंगे। उसके अलावा आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर करेंगे इन इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट में कोई इन्वेस्ट करता है तो क्या उसके अंदर रिस्क फैक्टर है वो सब बताएंगे। और अगर इंस्ट्रूमेंट की आप लिस्टिंग कराते हैं, कोई लिस्टिंग करना मैंडेटरी तो है नहीं, अगर लिस्टिंग कराते हैं तो क्या लिस्टिंग कराने के बाद क्या आपके इशूअर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में जहां आप लिस्टिंग कराएंगे क्या एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बन जाएगा, एक लिस्टिंग एग्रीमेंट बनेगा? विल इट बी गवर्न बाय सम रेगुलेशन रिगार्डिंग द लिस्टिंग, जैसे आप सेबी एलओडीआर रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वैसे कुछ लिस्टिंग रेगुलेशंस होंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट, ये मैंने बताया इसमें कुछ खास ज्यादा बताने का है नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये किससे गवर्न होगा? बाय द आरबीआई गाइडलाइंस। आपको स्टार्टिंग में जब मैंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन बताया था उसमें एक चीज और बताया था, आपको याद अगर हो, फर्स्ट पेज पे आपके दे रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस न्यू रेगुलेशन दैट इज सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। उसमें लास्ट पॉइंट था लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर इशूड बाय एन इशूअर इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय आरबीआई। मतलब आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से अगर किसी इशूअर ने कमर्शियल पेपर इशू किया, तो इशू तो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से किया कि कमर्शियल पेपर ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी अगर लिस्टिंग कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। एंड अगेन लिस्टिंग का कंसेप्ट किससे गवर्न होगा? बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन। तो इस रेगुलेशन में 2021 रेगुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2, इसमें कमर्शियल पेपर अगर किसी ने इशू किया इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई,
अगर वो लिस्टिंग कराना चाहता है वो इशूअर, तो वो क्या प्रोविजन देखिए लास्ट में, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। मैं सारे टॉपिक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कनेक्ट करता रहता हूं, जैसे कि आपको सब चीज आप इंटर रिलेट कर पाए। ये नहीं कि आपने टुकड़ों में सब चीज पढ़ लिया लेकिन पता नहीं चला क्या पढ़ा आपने। रेगुलेशन 51 देखिए, इश्यूअर डिजायरस ऑफ मैंडेटरी ऑफ लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर। आपने कमर्शियल पेपर इशू किया, आप उसके अब लिस्टिंग कराना चाहते हैं, सेल कंप्लाई विद द कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम, सेबी जो भी कंडीशंस पे उसको फुलफिल करके आप लिस्टिंग करा सकते हैं। द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ऑब्वियसली जहां पे आप लिस्टिंग कराएंगे उसमें से एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज, अगर एक से ज्यादा उसमें किसी एक को डेजिग्नेटेड आप बनाएंगे और एक ही है तो वही डेजिग्नेटेड होगा। द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल कलेक्ट अ रेगुलेटरी फीस, दैट इज द लिस्टिंग फीस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6 ऑफ दिस रेगुलेशन फ्रॉम इशूअर ऑफ कमर्शियल एट द टाइम ऑफ लिस्ट। लिस्टिंग के समय एक वो फीस चार्ज करेगा, नॉट लिस्टिंग फीस, आपको एक लिस्ट फीस चार्ज करेगा एंड वो फीस कहां दे रखी, शेड्यूल 6 ऑफ दिस रेगुलेशन। एंड देन इशूअर शैल पे अप्लाई फॉर सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। जो इशूअर है वो आपको सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम भी फॉलो करेगा और उसके थ्रू ही इशू करेगा एंड उसके थ्रू आपको लिस्टिंग में कराएगा, सो दैट इन्वेस्टर की कंप्लेंट है दे कैन फाइल देयर कंप्लेंट इन दिस सिस्टम एंड इट कैन बी सॉल्व थ्रू। मतलब इस सिस्टम को भी वो इशूअर फॉलो करेगा। स्कोर्स आपने पढ़ा ना, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, उसको फॉलो करेगा, उसके थ्रू ही इशू होगी, लिस्टिंग होगी और फ्यूचर में कंप्लेंट इन्वेस्टर की आती है जो कमर्शियल पेपर परचेज करेंगे, दे कैन फाइल द कंप्लेंट थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। अगेन नॉट मच प्रोविजंस आर देयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड बाय एंड लार्ज गवर्न बाय द आरबीआई गाइडलाइंस। लेकिन सिर्फ लिस्टिंग कराने के लिए अगर कराना चाहते हैं करा सकते हैं, उसके लिए क्या नॉर्म्स होंगे सेबी, इसे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सेबी बताएगा फ्यूचर, बट इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाने के साथ कमर्शियल पेपर की भी लिस्टिंग हो सकती है, उसके लिए हमने प्रोविजन दे दिए अंडर दिस सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। इसका रेगुलेशन नंबर 51 में आपको लिस्टिंग का कंसेप्ट दे दिया कमर्शियल पेपर। इसके साथ आपको ये लॉ मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, दैट इज द सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। जो नए रेगुलेशन आए इफेक्टिव फ्रॉम 16 अगस्त 2021, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और हर कॉन्टेक्स्ट में सब कुछ रिलेट करके ही मैंने बता दिया। अच्छा, इन रेगुलेशन को पढ़ते हैं ना तो एक चीज आपको ध्यान रखना, कंटेंट बहुत सारा लगे, ये भी है वो, बट डोंट टू थिंक एक बार आपने पब्लिक इशू इक्विटी शेयर का और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के ऊपर पढ़ ली है, तो डोंट टू थिंक मैक्सिमम चीजें उसका रिपीटेशन से थोड़े बहुत कंटेंट ऊपर नीचे हैं, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही जैसे वहां मर्चेंट बैंक का पॉइंट होता है, लीड मर्चेंट बैंक का, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, डिपॉजिटरी, आरटीए, मतलब बाय एंड लार्ज, ठीक है, लिस्टिंग की एप्लीकेशन लगती है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सो मेनी थिंग। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसके सिक्योरिटी, ठीक है, रोल ओवर, मतलब मैक्सिमम चीजें सब वही वाली चीजें हैं, बस कंटेंट में थोड़ा 19 भी हो सकता है, तो आपको लगेगा बहुत सारा बट है कुछ नहीं, रिपीटेशन है और कोई एग्जाम से सारा कोई पूछेगा नहीं। और स्ट्रक्चर मैंने सब बता दिया कि पब्लिक इशू के केस में कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पब्लिक इशू में अगर डेट सिक्योरिटी के पब्लिक इशू की बात करें, लिस्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, लेकिन अगर नॉन कन्वर्टिबल रेडीमेड फिर से की बात करें, पब्लिक इशू एंड लिस्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड नहीं लगे, थर्ड ओनली फॉर डेट सिक्योरिटी है। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग में डेट सिक्योरिटी फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों लगेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टिबल रेडीमेड प्रेफरेंस है, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, फिफ्थ नहीं लगेगा। और उसके अलावा और जो नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हैं लाइक परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, उसके लिए अलग सेपरेट प्रोविजन है। कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग उसका सेपरेट प्रोविजन है। इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, एवरीथिंग इन दिस टॉपिक। एंड इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हुआ, 2 लेक्चर आपके, एंड इसके साथ आपका चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड चैप्टर 6 के साथ आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।